बच्चों, आज हम महत्तम समापवर्तक पर आधारित कुछ सामान्य, सरल और कुछ विशेष प्रश्न का अर्थ हुआ कि कुछ परीक्षोपयोगी या प्रतियोगिता से संबंधित, प्रतियोगिता के लिए जो उपयोगी होंगे, ऐसे प्रश्नों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आप लोग इससे संबंधित जितने भी प्रश्न मिले आपके टेक्स्ट बुक में होंगे, आपके कोर्स की किताब में या और भी होगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि गणित प्रैक्टिस का चीज़ है। गणित में आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गणित आपको एन वक्त पर, परीक्षा के दौरान ही आपको धोखा दे देगा और आप उसमें गड़बड़ा सकते हैं। तो सामान्य सवाल हम लोग देखते हैं कि सामान्य सवाल होता है जैसे कि हम लोग एक 2 3 संख्या हम लोग ले लेते हैं और कहते हैं कि इसका महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो महत्तम समापवर्तक निकालने की हम लोग 3 विधि देख चुके हैं। ये गुणनखंड विधि देख चुके हैं, भाग विधि देख चुके हैं और अपवर्तक विधि देख चुके हैं। अपवर्तक विधि में हम लोग अपवर्तक निकाल लेते हैं, गुणनखंड विधि में गुणनखंड निकाल लेते हैं और भाग विधि में सीधे भाग देते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे कि आपको भाग विधि ज़्यादा उपयुक्त होता है बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए। तो हम लोग यहाँ पर एक सरल प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है हमारा 48, 96 और 144 के मौसौ निकालिए। 48, 96 और 144 के मौसौ निकालिए। यहाँ हम इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल किए हैं। गुणनखंड विधि द्वारा हल करना आपके लिए बेहतर होगा भविष्य 10 क्लास के को ध्यान में करके, लेकिन आसान होगा भाग विधि द्वारा। आप भाग विधि द्वारा भी इसको प्रयास करेंगे और इसको हल कर लेंगे। 48 से 96, 48 का हम लोग गुणनखंड निकाले तो हमारा हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। आप निकालेंगे, गुणनखंड हम लोग अभ्यास कर चुके हैं निकालने का, गुणनखंड निकल जाएगा। 96 के गुणनखंड हम लोग फिर 2 से भाग देंगे। यह हमेशा ध्यान रखते हैं कि जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो अभाज्य संख्या से ही भाग देते हैं। आप देखेंगे 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 7 11 13, ये सब अभाज्य संख्या है, इसे हम लोग भाग देते हैं। इस तरह से 48 का गुणनखंड हो गया, 96 का गुणनखंड हो गया और 144 का गुणनखंड। आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे इसको और फिर हम वीडियो को बार बार ये रिप्ले करके आप देखेंगे कि कहाँ पर गलती हो रही है, तो आप समझ में आ जाएगा। 144 का गुणनखंड हम लोग निकाल दिए। 1 2 3 4, 4 गो 2 है और 2 गो 3 है। इस तरह से 48 का गुणनखंड हमारा ये हो गया। 96 का गुणनखंड यहाँ लिख दिए, 48 का गुणनखंड यहाँ लिख दिए। जैसा कि महत्तम समापवर्तक में हम लोग करते हैं कि गुणनखंड में जो सभी में मिल जाता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो 1 गो 2, 2 गो 2, 3 2 और 4 2, इस चारों में है। 4 गो 2 हम लोग लिख दिए, 1 2 3 4 और अंत में 1 3 भी है इस तीनों संख्या में, इसलिए 1 3 भी हम लोग लिख दिए। तो हमारा सबको गुणा करते हैं तो 48 हो जाता है। इसका मतलब कि 48, 96 और 144 का गुणनखंड हमारा हो जाता है 48। 48 एक ऐसी संख्या है जिसमें 48 से भी भाग लग जाएगा, 96 में भी लग जाएगा। 48 दूना 96 और 48 तिया 144, यानी कि 48 हमारा महत्तम समापवर्तक हो गया। तो गुणनखंड विधि से हम लोग निकाल सकते हैं, जरूर सीखिए। 10 क्लास में इसका उपयोग होगा, बेसिक ज्ञान है। लेकिन अगर आपको जल्दी निकालना है तो महत्तम समापवर्तक भाग विधि आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त है और उससे भी प्रयास कीजिए। दूसरा सवाल है, सामान्य सवाल है, सरल सवाल है। वह सबसे बड़ी संख्या बताए जिससे 28, 56 और 70 में पूरा भाग लग जाए। 28, 56 और 70 में पूरा भाग लग जाए, वो हमको संख्या चाहिए और सबसे बड़ी संख्या चाहिए। उससे बड़ी कोई संख्या नहीं मिलेगी जिससे 28, 56 और 70 में पूरा भाग लग जाएगा। तो इसके लिए भी वही गुणनखंड विधि से हम लोग प्रयास किए हैं, हम लोग बनाए हैं। 28 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 7, 2 दूना 4 7 28। 56 का हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, 3 गो 2 है तो 8 हो गया, 8 7 56। और 70 का गुणनखंड हो गया हमारा 2 गुने 7 गुने 5। और इस तरह से हम देख दिए कि 7 दूना 14 25 70। क्लियर है, स्पष्ट है। हम लोग
चर्चा किए हुए हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इसका महत्तम समापवर्तक होगा क्या, जो सब में है। सब में क्या है, एगो दू है तो एगो दू तो सब में है, और एक सात भी सब में है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें, और इसके अलावे कुछ नहीं, पांच नहीं है इसमें, दू गो दू यहाँ नहीं है, यानी कि एगो दो और एगो सात, मैंने 2 गुने 7 हमारा महत्तम समापवर्तक हो गया, यानी 14 हमारा महत्तम समापवर्तक हो गया। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे घर में, गुणनखंड विधि से, भाग विधि से, दोनों विधि से संभव होगा, आपको रुचि लगेगा वर्तक विधि से भी उसकी चर्चा कर लेंगे, प्रयास कर लेंगे। अब यहाँ उसी को हम लोग फिर लिख दिए, 28 का गुणनखंड, 56 का गुणनखंड और 70 का गुणनखंड, और हम देखते हैं कि 28, 56 और 70 का मौसा हो गया, ये 2 और ये 7, 7 दूना 14 हमारा हो गया 28, 56 और 70 का गुणनखंड। तो रुचिकर है, अपवर्तक, सम अपवर्तक और महत्तम अपवर्तक, और सब मिलकर के हो गया महत्तम समापवर्तक। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। अगला एक विशेष प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, प्रतियोगिता में भी आती है और कभी कभी हो सकता है आपके विद्यालयी परीक्षा में भी आ जाए, लेकिन जानना रुचिकर है, बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग है। ये विशेष प्रश्न होता है, वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जिससे 641, 711 और 1527 में भाग देने पर क्रमशः 12, 8 और 10 शेष बचे। प्रश्न को हम लोग समझते हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या हमको चाहिए जिससे 641, 711 और 1527 में भाग देंगे तो बचेगा 12, 8 और 10, यानी कि अगर 641 में भाग देंगे तो हमको 12 शेष बचेगा, 711 में अगर भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा, और 1527 में भाग देंगे तो 10 शेष बचेगा। ये हमारा सवाल है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए चूँकि अलग अलग शेष बच रहा है, तो हम लोग 641 में 12 शेष बचना था तो 12 घटा देते हैं, और 629 क्यों घटाते हैं हम लोग इसकी चर्चा अंत में फिर करेंगे। 12 घटा दिए तो 629 बच गया। उसी प्रकार 711 में भाग देने पर 8 शेष बचता है, तो 711 में से 8 घटा दिए, बच गया हमारा 703। 1527 में भाग देने पर 10 शेष बचता है, क्रमशः मतलब जिस क्रम में संख्या दी हुई है उसी क्रम में शेष भी बच रहा है, तो 1527 में भाग देने पर 10 शेष बचता है, तो इसमें 1527 में 10 घटा दिए तो 1517। अब 3 हमारी नई संख्या आ गई, 629, 703 और 1517। अब इन तीनों का हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। गुणनखंड विधि थोड़ा लंबा हो जाएगा, समय भी लगेगा, तो इसको हमने भाग विधि से बनाया है, और अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि भाग विधि आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आसान होगा। आपके शिक्षक भी भाग विधि ही प्रीफर करते होंगे, बताते होंगे क्लास में। तो 629 से भाग दिए 703 में तो एक बार गया, और ये हो गया 629, बच गया हमको 74। 13 में से 9 4, और ये 9 बच गया था, 9 में से 2 गया 7, 74। अब ये 629 को यहाँ ले आते हैं, हम लोग भाग विधि की चर्चा कर चुके हैं पहले। ये जो शेष बचा उससे भाग देंगे ये 629 को यहाँ ला करके, तो 8 बार जाएगा। ये अनुमान से आपको करना है कि क्या बार जाएगा, ये आपको अनुमान करना है। 74 का पहाड़ आप नहीं जानते हैं, आप 5, 6, 7, 8 करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते आपको अनुमान, सटीक अनुमान बैठ जाएगा। ये तो गणित प्रैक्टिस का चीज़ है, ये आपको बिना प्रैक्टिस के नहीं पता चलेगा। तो 8 बार में हो गया 592, और 592 हो गया तो ये घट गया, तो ये हो गया 9 में से 2 गया 7, और 12 में से 9 गया 3, यानी 37। फिर 37 शेष बचा, तो अब इस 74 को हम लोग यहाँ ले आए। 37 दूना 74 होता है। थोड़ा प्रैक्टिस से आपको भी पता चल जाएगा कि ये गणित आप बनाएंगे तो ये बड़े बड़े पहाड़ों का थोड़ा अंदाज आपको मिलने लगेगा। तो 37 दूना 74 हो गया, और ये कट गया, तो 37 हमारा 629 और 703 का महत्तम समापवर्तक 37 हो गया। अब इस महत्तम समापवर्तक से भाग देंगे हम 1517 में, 27 दिया हुआ था उसमें 10 घटा दिए थे, तो 1517 में हम भाग देते हैं, तो 37 4 बार गया तो 148 हो गया, और ये घटा दिए तो 3, 51 में 48 गया 3, 100 तो कट गया। अब ये 7 उतर गया, 37
एक बार गया 37 और कट गया, यानी ये 37 हमारा तीनों में भाग दे देता है, 629, 703 और 1517। 629, 703 और 1517, इस तीनों में 37 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। हमारा सवाल दिया हुआ था 629, 700, हमारा सवाल दिया हुआ था 629 नहीं था, 641, 641, 711 और 1527। 1527 इसमें भाग अगर हम देंगे तो यहाँ पर शेष बचेगा 12, यहाँ पर शेष बचेगा 8, ये शेष हो गया, और यहाँ पर शेष बचेगा 10। जब हम इसको घटा दिए थे तो ये हो गया था 629, ये हो गया था 703 और ये हो गया था 1517 घटा देने के बाद। अब हम इसका महत्तम से माप और तक निकाल लिए, इसका 900 हो गया हमारा 37। अभी हम आपको चर्चा किए, आप बनाएंगे घर में भी और इस वीडियो को रिप्ले कर देंगे, जहाँ नहीं समझ में आएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग भाग विधि द्वारा इसका महत्तम समावर्तक निकाले। अब हम जब 37 से भाग देते हैं 641 में तो 629 तो पूरा पूरा कट जाएगा, स्पष्ट है, तो बच जाएगा हमारा कितना, यही 12। इसमें 12 जोड़ेंगे तो 641, तो ये 12 हमारा शेष बच जाएगा। माने हमारा जो सवाल दिया हुआ था वो उस शर्त को हमारा यह उत्तर पूरा करता है, संतुष्ट करता है। इस 37 से जब 711 में भाग देंगे तो 703 तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो 703 के बाद फिर 8 बच जाएगा, तो 8 शेष बच गया। सिमिलरली उसी प्रकार अगर हम 1527 में भाग देंगे 37 से तो स्पष्ट है कि 37 में ये 1517 तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो जब 1517 घट जाएगा तो मात्र 10 बचेगा, 10 शेष बच जाएगा यहाँ पर। तो ये एक विशेष सवाल था, इसमें थोड़ा सा चिंतन की आवश्यकता है और इस तरह का भी सवाल आपकी किताब में